चलो हाय गाइस, स्टार्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी वाला चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हार्डली आधे घंटे का ये वीडियो रहेगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारे प्रोविजंस रजिस्ट्रेशन के एकदम आराम तरीके से समझा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। चलो सबसे पहले दोस्तों कुछ डेफिनेशंस को अपन समझ के लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला डेफिनेशन है टैक्सेबल पर्सन का। सर टैक्सेबल पर्सन यानी कि क्या? टैक्सेबल पर्सन यानी कि जो पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी कि बंदे ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया क्योंकि वो कंपलसरी लायबल था, या उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, कुछ भी चलेगा। बट टैक्सेबल पर्सन के अंदर और एक पर्सन आता है, जो पर्सन लायबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। सर लायबल था रजिस्ट्रेशन लेने के लिए यानी कि सेक्शन 22 या सेक्शन 24 ने उसको बोला तुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, अभी तो उसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी उसको क्या बोला जाएगा? टैक्सेबल पर्सन बोला जाएगा। तो सर वापिस से टैक्सेबल पर्सन यानी कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है या जो जीएसटी में लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। सर सेम वे में बोलते कि अगर एक पर्सन है ना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल था ही नहीं, पर अगर उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो भी हम उसको क्या मानेंगे? टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। ठीक है सर। दूसरा डेफिनेशन है रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो बंदे ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है। तीसरा डेफिनेशन है प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि वो प्लेस जहां से आप लोग बिजनेस को ऑर्डिनरीली कैरी कर रहे हो, बट हाँ अगर आपका कोई भी वेयर हाउस है, गोडाउन है, या ऐसी जगह जहां पे आप लोग गुड्स को स्टोर कर रहे हो या जहां पे आपको गुड्स रिसीव या सप्लाई कर रहे हो, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाएगा। साथ ही साथ में जहां पे आप लोग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है सर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस? अगर आपके एक स्टेट के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है ना, तो आपको एक प्लेस को आपका प्रिंसिपल प्लेस बताना पड़ता है, यानी कि इन शॉर्ट आप ऐसे समझो आपका हेड ऑफिस बन गया, और बाकी के प्लेसेस जहां पे आप लोग एडिशनली बिजनेस कर रहे हो उसको बोला जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब समझो पहले, अगर आप लोग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहे हो इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप लोग गुड्स का बाइंग या सेलिंग कर रहे हो या सर्विसेज का बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, उसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलेंगे। और हाँ, अगर कोई पर्सन ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है या मैनेज कर रहा है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की फैसिलिटी को, तो उसको बोला जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, ओके सर। सर देखो अभी जीएसटी में क्या बोल रहे हैं, आपको हर एक वो स्टेट जहां से आप लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। भैया वापिस से बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा, अगर आप लोग सेक्शन 22 या सेक्शन 24 में एनी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गए, तो हर वो स्टेट जहां से आप लोग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर अगर आप एक स्टेट में बिजनेस ही नहीं कर रहे तो रजिस्ट्रेशन क्यों लोगे? या तो सर अगर आप एक स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी में एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई या एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, उस स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। मैं एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना मेरे लिए कंपलसरी है, मैं एक स्टेट में वॉलंटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं फॉर मल्टीपल प्लेसेस विद इन अ सेम स्टेट। मान लो मेरा महाराष्ट्र में एक बिजनेस चलता है, पुणे में एक चलता है, नागपुर में दूसरा चलता है, नासिक में, तो मेरे को गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन लेने कंपलसरी बोला है पूरे महाराष्ट्र को मिला के। बट अगर मेरे को हर एक स्टेट के लिए या हर एक प्लेस के लिए, पुणे के लिए, नागपुर के लिए, नासिक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं वॉलंटरीली उसको अलग अलग ले सकता हूं। ठीक है सर। अगला पॉइंट, अगर कोई भी स्टेट में आप सिर्फ एग्जेम्प्ट या सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर अगला पॉइंट है आपका सेक्शन 22, ये बोलता है पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट वाला। मतलब सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ये थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला गया, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर एक बार अपन रिवाइज करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर। उसके अंदर इंक्लूड में 4 बातें आती है। सबसे पहले आपका टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई जिसके अंदर 3 बातें आती है, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में 2 बातें आती है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको अपन बोलेंगे जिसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगता, या तो आएगा आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर आपके एक्सक्लूड में 2 बातें आएगी, सबसे पहले जो भी आपके टैक्सेस जीएसटी में चार्ज हुए या अगर आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई किया जिसके ऊपर आपको आरसीएम पे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट फॉर्म नहीं करेंगे।
सॉरी, इंक्लूड के मैं दो बातें बोलना भूल गया शायद से। एक आता है आपका जीरो रेटेड सप्लाई। सर नील रेटेड और जीरो रेटेड सप्लाई का ना एक बार डिफरेंस समझ के लो। मालिक ऐसे समझो ये पानी की बोतल है, अगर मैं ये पानी की बोतल किसी को भी बेचूं, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ही जीएसटी का रेट लगाया है 0%, उसको अपन बोलेंगे नील रेटेड सप्लाई। सर एक एग्जांपल जीरो रेटेड सप्लाई का, मान लो ये मोबाइल फोन है, अगर मैं इसको डोमेस्टिकली बेचूंगा इसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, पर अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा या ये मोबाइल फोन SEZ को दूंगा तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा मेरा 0% से, उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। सर अगला पॉइंट आता है आपका इंटरस्टेट सप्लाई बिटवीन सेम पैन। अगर मेरा सेम पैन में मैंने इंटरस्टेट सप्लाई किया, उसको भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है सर, अभी लिमिट को देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अगर मैं ये 4 स्टेट में गुड्स बेचूं, सर्विस बेचूं या दोनों बेचूं, फर्क नहीं पड़ता, मुझे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। अगर टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला गया तो कौन से 4 स्टेट है? पहला आता है आपका मणिपुर, दूसरा आता है मिजोरम, तीसरा आता है त्रिपुरा, फोर्थ आता है आपका नागालैंड। वापिस से सर 4 स्टेट के नाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। यहां से मैं गुड्स बेचूं या सर्विस बेचूं फर्क नहीं पड़ता, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चला गया तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर बाद में ऐसे 4 स्टेट आते जहां पे आप लोग गुड्स को बेचो, सर्विस को बेचो या दोनों बेचो, फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख तक आप रजिस्ट्रेशन लो मत। एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नंबर 1 आता है आपका उत्तराखंड, 2 पे आता है सिक्किम, 3 पे आता है अरुणाचल प्रदेश, 4 पे आता है आपका मेघालय। सर फिर ऐसे 3 स्टेट जहां पे आपने सिर्फ गुड्स बेचा तो आपको लिमिट है 40 लाख का, पर अगर सर आपने सर्विसेज दिया तो आपका लिमिट कितना आ जाएगा 20 लाख का। जम्मू कश्मीर, आसाम, तीसरा आ जाता है हिमाचल प्रदेश। सर ये हो गए आपके 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स। देखो ये हो गए आपके 4, ये हो गए आपके 4, ये हो गए आपके 3, ये हो गए 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। अभी बात करते हैं अदर स्टेट्स की। सर अगर आप तेलंगाना या पुडुचेरी में बिजनेस कर रहे हो तो आप गुड्स बेचो या सर्विस बेचो फर्क नहीं पड़ता, 20 लाख तक आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। सर बचे हुए जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, MP, UP, बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, जो भी नाम आते हैं आपके दिमाग में, उनको क्या बोल रहे हैं, अगर वहां पे सिर्फ गुड्स बेचा तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, सर्विस अगर आ गई तो 20 लाख के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। भैया अगर आप लोग एक बार लायबल हो गए कोई भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो हर वो स्टेट जहां से आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना क्या बन जाएगा, मैंडेटरी। सर एग्जांपल से समझो, देखो मैं मणिपुर में बिजनेस कर रहा था जहां पे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर था 7 लाख, क्लोथिंग का बिजनेस था। किसका बिजनेस था? क्लोथिंग। दूसरा मेरा बिजनेस था मध्य प्रदेश में जहां पे एग्रीगेट टर्नओवर कितना था, 8 लाख। अभी मणिपुर में क्या बोलते हैं, आपको 10 लाख के ऊपर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। MP में क्या बोलते हैं, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चला गया तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी भैया इस केस में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर अगर मैं बोलूँ तो वो 15 लाख होता। अभी ये क्योंकि 15 लाख है तो आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मणिपुर, और अभी क्योंकि मैं मणिपुर में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हूं, मैं हर वो स्टेट जहां से मैं आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कर रहा मुझे वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी कि 15 लाख पे मुझे मणिपुर में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और MP में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद में सर अगला पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर आपका टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट और वहां से आप लोग सिर्फ नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको वो थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस वाला फॉलो नहीं करने का। सर मैं ना एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो सर पहला एग्जांपल, मैं मणिपुर में बिजनेस कर रहा, मेरा टर्नओवर है 7 लाख। मैं सर MP में बिजनेस कर रहा, मेरा टर्नओवर है 8 लाख। मान लो मेरा यहाँ पे क्लोथिंग का बिजनेस है, यहाँ पे भी मेरा कौन सा बिजनेस है, क्लोथिंग का। अभी मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 15 लाख का मेरा हो गया एग्रीगेट टर्नओवर, जो ग्रेटर है मणिपुर के लिमिट से। किसके लिमिट से ज्यादा है ये, मणिपुर के लिमिट से। तो मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, कहाँ पे, मणिपुर में, एज वेल एज कहाँ पे लायबल हो गया, MP में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हो गया। बट सर यहाँ पे क्या बोल रहे, अभी मान लो आप मणिपुर में ना पेट्रोल पंप चला रहे हो, क्या चला रहे हो, पेट्रोल पंप। कहना इसे पेट्रोल पंप मतलब नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गया आपका, पेट्रोल पंप यानी कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अभी आपका एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी 15 लाख रुपए ही रहेगा, बट अभी क्या बोल रहे कि आपका जो लिमिट है ना
वो अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है जहां से आप लोग नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो अभी आपका एग्रीगेट टर्नओवर है ना कम होके 10 लाख पे नहीं आएगा। आपको कितने का लिमिट चेक करना है? अभी 40 लाख का लिमिट चेक करना है, एमपी वाला। कितना लिमिट चेक करोगे? 40 लाख वाला, एमपी वाला। अभी आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 15 लाख है ना, तो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत दोनों जगह पे नहीं है। बट सर मान लो कल जाके ये चेंज करके मैं बोलता हूँ आपका 38 लाख रुपीस का टर्नओवर था एमपी में, तो अभी आपका टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 45 लाख। अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 10 लाख का लिमिट नहीं है, बट 40 लाख का है। और अभी आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 45 लाख हो गया, जो 40 लाख से ज्यादा है। तो अभी आप लायबल बन गए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो सर आप रजिस्ट्रेशन किधर लोगे? सिर्फ एमपी में रजिस्ट्रेशन लोगे। सर क्यों मणिपुर में क्यों नहीं लोगे? क्योंकि मणिपुर में आप एक्सक्लूसिवली कौन सा सप्लाई कर रहे हो? नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो आपको मणिपुर में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थे मैंने सारे आपको यहाँ पे आराम से एक्सप्लेन कर दिए। आ जाओ सर, अगले पॉइंट में आ जाएंगे। सर अगर आप लोग आपका बिजनेस को ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिस बंदे को बिजनेस ट्रांसफर हुआ उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उसके बाद में सर देखो, अगर आप ये 7 प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो, 7, तो आप अगर सिर्फ ये 7 प्रोडक्ट्स का सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहे हो ना, आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, आपका लिमिट कम होकर 20 लाख पे आ जाएगा। वो कौन से 7 प्रोडक्ट्स है? सबसे पहले आता है आपका टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, सेकेंड पे आता है आपका पान मसाला, थर्ड पे आता है आपका आइसक्रीम एंड एडिबल आइस, फोर्थ पे आता है आपका फ्लाई ऐश ब्रिक्स एग्रीगेट्स ब्लॉक्स, फिफ्थ पे आता है आपका ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, सिक्स पे आता है बिल्डिंग ब्रिक्स, 7 पे आता है अर्थन और रूफिंग टाइल्स। इन केस में अगर आप लोग सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो लिमिट आ जाएगा 20 लाख। सर ये लिस्ट हम लोगों ने कहीं भी तो देखी है? तो यस, आप लोगों ने सेम लिस्ट देखी है सेक्शन 10 में, एक्सेप्ट सेक्शन 10 के अंदर एक एडिशनल वर्ड था एरिएटेड वाटर, जो सेक्शन 10 में प्रेजेंट था यहाँ पे एब्सेंट है। बट हाँ, सेक्शन 10 में ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर की बात चालू थी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर दोनों की बात चालू है। ये हो गया आपका सेक्शन 22। सर अभी अगला सेक्शन है आपका 24। सेक्शन 24 बोलता है आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना भी है हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर ये नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन आपने किए, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। नंबर 1, सर आप लोग कर रहे हो इंटरस्टेट सप्लाई। चलो इंटरस्टेट सप्लाई का देखो दो बातें, या तो सर्विसेस आएगा या तो क्या आ जाएगा? गुड्स। सर सर्विसेज में भी दो बातें, आपको 20 लाख तक है तो आप नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, अबाउट 20 लाख है आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सर इधर आ जाओ गुड्स वाले केस में, गुड्स में दो बातें, या तो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है या तो अदर गुड्स है। सर अदर गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स आइदर तुम खुद दे रहे हो या तुम अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोल के दे रहे हो, तो चेक करो टर्नओवर कितना है। 20 लाख तक है तो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अबाउट 20 लाख चला गया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, सब जगह पे 20 लाख का लिमिट कम होकर 10 लाख हो जाएगा। मैं ये पूरे सेक्शन 24 के लिए बोल रहा हूँ, कॉमनली 20 लाख का लिमिट 10 लाख हो जाएगा इन केस ऑफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। हो गया पॉइंट 1 क्लियर। पॉइंट 2, सर अगर आप लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है, आपका टर्नओवर कितना भी रहे। पॉइंट नंबर 3, अगर आप एजेंट हो, सर एजेंट हो मतलब आपका जो इनवॉइस है ना वो किसके नाम पे होना चाहिए? एजेंट के नाम पे होना चाहिए। तो अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट बंदे के एजेंट हो, जिसके लिए अपन ने देखा था एपीएमसी वाला, सुना रहेगा ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमेटी वाले एजेंट, उसको रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है, क्योंकि भैया जो प्रिंसिपल है उसको खुद को रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, तो एजेंट को बोले आप भी रजिस्ट्रेशन मत लो। बट अगर हाँ आप अदर एजेंट हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप लोग लायबल हो टीडीएस करने के लिए सेक्शन 52 में, या टीसीएस करने के लिए टीडीएस करने के लिए सेक्शन 51 के अंदर, या टीसीएस करने के लिए आप लोग लायबल हो सेक्शन 52 में, आपको कंपलसरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके अंदर सर अगर आप लोग ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो ना, तो स्टोरी को समझ के लो, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो तो अगर आप लोग खुद ईसीओ हो, 95 वाले रहो या 52 वाले रहो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट सर अगर आप सप्लाई कर रहे हो ईसीओ के थ्रू, मतलब अभी आप सप्लायर हो, तो चेक करो 95 वाले हो या 52 वाले हो। 95 वाले हो तो आपको इसके अंदर 24 में रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है, 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर चला गया तो रजिस्ट्रेशन ले लो। बट अगर अभी आप 52 वाले सप्लायर हो तो चेक करो आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज।
सर सर्विसेज को दे रहे हो 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लो मत, 20 लाख के ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लो। बट सर अगर अभी आप लोग गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो देखो इंटरस्टेट कर रहे हो या इंटरस्टेट कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लो मत, अबाउट 20 लाख आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ये चार्ट का ना हमें फोटो लेना है, तो वीडियो को पॉज कर लो जल्दी से सब लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, लास्ट पॉइंट बोलता है सेक्शन 24 के अंदर कि भैया अगर आपको कोई भी तरीके से टैक्स को आरसीएम बेसिस पे पे करना था ना तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। मतलब भैया मैं बोलूं क्या ये वाला पॉइंट रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा, क्योंकि आरसीएम में तो रेसिपिएंट को गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का लाइबिलिटी है। तो रेसिपिएंट अगर तेरा कोई भी इनवर्ड सप्लाई जिसके अंदर तुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, फिर सर अगला सेक्शन आता है 23, ये बोलता है कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं है। सबसे पहले अगर आप लोग सिर्फ वो सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो रजिस्ट्रेशन लो मत। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो जो इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो और अगर आप लोग उतना ही सप्लाई कर रहे हो जितना आपने प्रोड्यूस किया खुद के कल्टीवेशन लैंड से तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप पर्सन हो जो सिर्फ ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो आरसीएम पे टैक्सेबल है, यानी कि अभी बात चालू है सप्लायर की, सप्लायर अगर तुम्हारा पूरा सप्लाई आरसीएम पे टैक्स होने वाला है तो रेसिपिएंट ने रजिस्ट्रेशन लिया है, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर सेक्शन 23 में ना और 3 पॉइंट्स लिखे हुए जो मैंने आप लोगों को 24 के साथ ही पढ़ा दिए, बट मैं 23 में ना रीड करवाता हूँ आपको। देखो, अगर पर्सन सिर्फ आरसीएम वाला आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। अगर इंटरसेट सप्लाई कर रहा है सर्विसेज का 20 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। अगर सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है विद इन स्टेट 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए थे। साथ ही साथ में एपीएमसी के एजेंट वाला भी पॉइंट अपन ने ऊपर देख लिया था। क्लियर है सबको? डन सर। सर उसके बाद में बात करेंगे अपन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में 2 बातें, या तो आप कंपलसरी लायबल थे या तो आपने वॉलेंटरी एप्लीकेशन किया। सर अगर आप लोग कंपलसरी लायबल थे ना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तो आप ये चेक करो कि आपने एप्लीकेशन 30 डेज में किया था क्या। अगर आपने एप्लीकेशन 30 डेज में किया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा जिस दिन आप लायबल थे। सर अगर आपने आफ्टर 30 डेज एप्लीकेशन किया या आपने रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी बेसिस पे लिया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला। सर एक एग्जांपल से समझ के लो, आप लायबल हो गए थे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 1 जून 2026, 1 जून 2026, तो आपके पास लास्ट डेट टू मेक एप्लीकेशन क्या था 1 जुलाई 2026। सर मान लो आपने जो एप्लीकेशन करना था वो आपने एप्लीकेशन कब कर दिया 20 जून 2026 और आपको सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वो मिल रहा है 2 अगस्त 2026। तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा? आपने एप्लीकेशन करना चाहिए था कौन सी तारीख तक 1 जुलाई तक, आपने कब कर दिया 20 जून को कर दिया। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा जिस दिन आप लायबल हो गए थे, यानी कि क्या आएगा आंसर आपका 1 जून 2026। बट सर ऐसे मान लो अगर आपने एप्लीकेशन यहाँ पे किया रहता था 20 जुलाई को, कब किया रहता था 20 जुलाई, कैन आई से नाउ एप्लीकेशन इज नॉट मेड विद इन 30 डेज, तो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहता है जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, यानी कि 2 अगस्त 2026। ठीक है, ओके सर। सर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए प्रोसेस क्या रहेगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको पार्ट ए भरना रहता है। पार्ट ए में 3 बातें, आपको आपका पैन नंबर डालना पड़ता है जो सीबीडीटी के डेटाबेस से वैलिडेट होगा, आपको आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालना है जो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। पार्ट ए भरने के बाद में आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसके भरोसे पे आप लोग क्या करोगे 15 दिन के अंदर पार्ट बी भरोगे। पार्ट बी में अंदर आप लोग सारे बिजनेस के डिटेल्स वगैरह को डाल दोगे। पार्ट बी जब आप सबमिट करने जाओगे वो आपको पूछेगा कि आपको वेरिफिकेशन कैसा करना है। आप 2 टाइप का वेरिफिकेशन चूज कर सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन या आधार वेरिफिकेशन। सर अगर आपने आधार वेरिफिकेशन को चूज किया आपके पास एक हाइपर लिंक आएगी जिसको आपको 15 दिन के अंदर वैलिडेट करना है। तो या तो आपने उसको 15 दिन में वैलिडेट किया या तो 15 दिन में वैलिडेट नहीं किया। सर 15 दिन में वैलिडेट नहीं किया तो आपका केस चला जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन में, ठीक है। बट सर अगर आपने उसको वैलिडेट कर दिया तो एक जनरेट होगा ARN, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर। वो ARN के भरोसे पे प्रॉपर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज में आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उसको सब कुछ सही लगा तो वो आपको इशू कर देगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बट सर अगर उसको कोई भी डाउट आ रहा
या कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लग रही है, वो आपके ऊपर क्या इश्यू कर देगा, शो कॉज नोटिस, जिसको आपको रिप्लाई देना है 7 वर्किंग डेज के अंदर। सर अगर आपने उसको 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं दिया तो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा रिजेक्ट। रिजेक्ट करने के टाइम पे वो प्रॉपर रीजन लिख के देगा कि उसने रिजेक्ट क्यों किया। बट सर अगर आपने उसको 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई दे दिया तो क्या चेक करो, क्या आपके रिप्लाई से वो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है? अगर हाँ तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। बट अगर सर वो सेटिस्फाइड नहीं था तो वो आपका एप्लीकेशन क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करने के टाइम पे रीजन लिख के बताएगा आप लोगों को। क्लियर है? डन सर। सर अगला पॉइंट बात करता है कि आपने खुद होके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं, प्रॉपर ऑफिसर खुद होके आपको जीएसटी में रजिस्टर करवा रहा, यानी कि सू मोटू रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। सर अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको रजिस्ट्रेशन के लिए खुद होके करवा रहा वो आपका रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास दो बातें, या तो आप उसके एग्री करो या तो डिसएग्री करो। आपके पास 90 डेज का टाइम है। अगर आप एग्री कर रहे हो तो आप एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कर दो। बट सर अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो आप उसके अगेंस्ट है ना अपील फाइल करो। फिर जो अपीलेट अथॉरिटी बोलेगा, या तो वो ऑफिसर के साइड से बोलेगा या तो आपके साइड से। सर आपके साइड से बोल रहा मतलब अपीलेट अथॉरिटी बोल रहा कि आपको रजिस्ट्रेशन का कोई जरूरत नहीं है, तो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन नहीं करोगे। बट अगर डिपार्टमेंट बोल रहा है कि नहीं यार, मतलब अपीलेट अथॉरिटी बोल रहा है कि नहीं यार, वो जो बंदा बोल रहा ना प्रॉपर ऑफिसर वो सही बोल रहा, तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा विदिन 30 डेज। ठीक है, डन। सर जो प्रॉपर ऑफिसर है ना वो आपके ना फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का आके। सर वो आपको है ना जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा उसको अपलोड करना पड़ेगा फोटोग्राफ अलोंग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये किधर अपलोड करेगा, वो जीएसटी के पोर्टल पे। सर अगर फिजिकल वेरिफिकेशन उसने बिफोर किया, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के पहले अगर उसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो जो उसको फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम था ना 30 डेज का, वो खत्म होने के एटलीस्ट 5 दिन पहले तक उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है पोर्टल पे। बट अगर वो फिजिकल वेरिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट देने के बाद में कर रहा है, तो जिस दिन उसने फिजिकल वेरिफिकेशन किया था वहां से 15 डेज के अंदर उसको सारे इंफॉर्मेशन को पोर्टल के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर, अगला इंपॉर्टेंट बात करता है रूल 10A। रूल 10A बोलता है कि भैया आपको है ना बैंक के डिटेल्स को फर्निश करना है। कब तक फर्निश करना है? अर्लियर ऑफ, जो भी आपका जीएसटीआर 1 का फाइलिंग है डेट, वो या तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला वहां से 30 डेज, जो भी अर्लियर है उसके अंदर आपको बैंक के डिटेल्स को फर्निश करना मैंडेटरी है। क्लियर है? ठीक है सर। सर अगला पॉइंट बात करेंगे अपन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के डिफरेंस के बारे में। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यानी कि मान लो आपका एक स्टेट के अंदर बिजनेस चल रहा है, आप दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जाना चाहते हो, टेम्पररी पीरियड के लिए जाना चाहते हैं और उस स्टेट में जा रहे हो जहां पे आपका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। सर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब इंडिया के बाहर से कोई भी बंदा इंडिया में बिजनेस करने के लिए आ रहा है, टेम्पररी पीरियड के लिए आ रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन लेगा नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोल के। सर सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, दोनों को रजिस्ट्रेशन मिलेगा मैक्सिमम 90 डेज के लिए। उनको एक बार वापस से एक्सटेंशन मिल सकता है मैक्सिमम अनदर 90 डेज के लिए। मतलब सर एनीवेज उसको मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कितना मिलेगा, 90 + 90 180 डेज। सर अगर एक सीटीपी पहले आया था, उसने 50 डेज का एप्लीकेशन किया था, तो उसको जो एक्सटेंशन है वो 90 का मिलेगा या 90 से ज्यादा भी मिल सकता? तो नहीं, मैक्सिमम 90 का मिलेगा। सीटीपी अगर बोले कि मैं बस पहले 90 डेज का परमिशन था, मैंने पहले 50 डेज का एप्लीकेशन किया, तो मेरे अनयूटिलाइज 40 डेज में बाद में एक्सटेंशन में ले सकूंगा, नहीं होगा। एक्सटेंशन मैक्सिमम 90 डेज का ही मिलेगा दोनों को, सीटीपी भी और एनआरटीपी। ठीक है सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सारे आईटीसी मिल जाएंगे, वो सारे आईटीसी के लिए एलिजिबल है। बट अपन ने 17(5) ब्लॉक क्रेडिट में देखा हुआ है कि अगर एनआरटीपी है तो उसको आईटीसी सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स का मिलेगा। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को है ना जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करना है, जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। एनआरटीपी को सिर्फ जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ेगा। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना मैंडेटरी है। उनको जो भी उनका नेट कैश लायबिलिटी है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे। सर नेट कैश लायबिलिटी मतलब क्या? मतलब उनका जो भी ग्रॉस लायबिलिटी है उसमें से उतना जो भी एलिजिबल आईटीसी है वो माइनस करने के टाइम बाद में जो अमाउंट बचेगा उतना डिपॉजिट करना पड़ेगा।
ठीक है सर, देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, बट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, मतलब उसके पास हो सकता है पैन कार्ड नहीं हो, मैक्सिमम केसेस में तो नहीं होगा। तो उसको क्या बोल रहे कि अगर तू इंडिविजुअल है ना तो तेरा सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट को अपलोड कर, साथ में एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का जिसका पैन कार्ड है उसका अपलोड कर दे डॉक्यूमेंट्स। और अगर तू बिजनेस एंटिटी है तो तू कोई ना कोई कंट्री में तो कोई तो भी आइडेंटिफिकेशन नंबर से पहचाना जाता है, जैसे इंडिया के अंदर पैन हो गया, टैन हो गया, तो जो भी कंट्री में तू इनकॉर्पोरेट है वहां का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर का प्रूफ तुझे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में सर अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो जो रजिस्ट्रेशन है उसको अमेंड करना है। अमेंड के अंदर दो फील्ड आती है, कोर फील्ड अमेंडमेंट, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट। सर नॉन कोर मतलब आपको नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शन जो है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को चेंज करना है तो आप इंस्टेंटली ओटीपी के थ्रू कर लो। बट सर अगर कोई भी कोर फील्ड अमेंडमेंट है, सर कोर फील्ड अमेंडमेंट का क्या मतलब है, लेट्स से आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज हो रहे, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, डेथ डिसोल्यूशन, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, विद इन सेम स्टेट अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या तो आप कोई भी ऑथोराइज सिग्नेटरी को ऐड कर रहे हो, या तो एक ही स्टेट में दूसरा रजिस्ट्रेशन ले रहे हो जिसको आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के दिखाना है, तो जो भी आपका कोर फील्ड का अमेंडमेंट है, जिस दिन इवेंट हुआ था वहां से 15 डेज के अंदर आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन करना है। आपके एप्लीकेशन करने के बाद में प्रॉपर ऑफिसर विद इन 15 वर्किंग डेज उसको सब कुछ सही लगा तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा। पर अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो आपके ऊपर क्या इशू करेगा, शो कॉज नोटिस, जिसको आपको रिप्लाई देना है 15 वर्किंग डेज के अंदर। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बट अगर सर आपने रिप्लाई दे दिया तो चेक करो कि ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, बट अगर वो सेटिस्फाइड है तो एप्लीकेशन को क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा। ठीक है, ओके सर। सर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, कब कैंसिल होगा, या तो आप वॉलेंटरी उसको कैंसिल करना चाहते हो। सर आप वॉलेंटरी क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करोगे, सबसे पहले सर आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो रहा। क्या रीजन से डिसकंटिन्यू हो रहा, आपने आपका बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया, या प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, या तो आपने आपके बिजनेस का अमालगमेशन कर दिया, डीमर्जर कर दिया, या आपने पूरा बिजनेस डिस्पोज कर दिया, या फिर क्या बोलते आपने चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि न्यू पैन हो गया, पहले प्रोप्राइटरशिप था भी पार्टनरशिप में चला गया, पार्टनरशिप था भी कंपनी में चला गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, तो न्यू एंटिटी का न्यू पैन आएगा, न्यू पैन के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो सर पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर 22 और 24, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे हो गया, या आपका टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई हो गया, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, आप खुद होके कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है सर, बट अगला पॉइंट बात करता है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास भी पावर्स है, वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। सर अभी ऑफिसर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों करेगा, सबसे पहले मैंने जो मेरा डिक्लेयर किया था प्लेस ऑफ बिजनेस वहां से मैं मेरा बिजनेस कंडक्ट नहीं कर रहा। सेकेंड, मैंने ना सामने वाले को एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया ही नहीं है, उसको सिर्फ इनवॉइस इशू कर दिया, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड वाला, मैं सेक्शन 171 का वॉयलेशन कर रहा, यानी कि एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर का वॉयलेशन कर रहा। फोर्थ पॉइंट, मैंने रूल 10A का वॉयलेशन किया, यानी कि मैंने बैंक के डिटेल्स को गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फर्निश नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट, मैंने सेक्शन 16 का वॉयलेशन किया, यानी कि एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन टू क्लेम आईटीसी का वॉयलेशन कर दिया। फिर फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, मैंने जीएसटीआर 1 के अंदर लाइबिलिटी को ज्यादा शो कर दिया, जीएसटीआर 3B में कम लाइबिलिटी का पेमेंट किया, मेरा रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। या तो मैंने रूल 86B का वॉयलेशन कर दिया। रूल 86B, अगर कोई भी मन में मेरा टैक्सेबल सप्लाई मोर देन 50 लाख है तो मिनिमम 1% कैश में पे करना है, दैट इज मैक्सिमम 99% में आईटीसी का यूज करूंगा, अगर उसका भी मैंने वॉयलेशन कर दिया, माय रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। फिर अगर मैंने कंटिन्यूस 6 महीने के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया, या कंटिन्यूस 2 क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल नहीं किया, माय रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। या तो अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम का डीलर था, जो मेरा एनुअल रिटर्न का डेट थे यानी कि जीएसटीआर 4, वहां से मैंने 3 महीने तक भी अगर जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया, माय रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। सर जीएसटीआर 4 का डेट क्या रहता है, 30 जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, है ना। फिर उसके बाद में मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया था वॉलंटरीली, बट मैंने 6 महीने तक बिजनेस को चालू ही नहीं किया, माय रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। उसके बाद में सर मैंने रजिस्ट्रेशन को ऑब्टेन किया फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से,
मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट, मेरा रजिस्ट्रेशन एक बार ऑलरेडी कैंसिल हो गया था, मैंने उसको रिवोक कराया, रिवोक कराने के बाद में 30 डेज में मैंने फिर रिटर्न को फाइल नहीं किया, माय रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन। क्लियर है? डन। सर एक पॉइंट में बीच में बताना भूल गया, याद से मेरे को बताओ सर। अगर समझो मैं पहले बिजनेस कर रहा था पुणे महाराष्ट्र के अंदर, अभी मुझे बिजनेस को चेंज करके इंदौर एमपी में लेके जाना है, क्या ये कोर फील्ड अमेंडमेंट है या नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट है? सोचो, क्या ये कोर फील्ड है या नॉन कोर है? सर ये ना ही कोर फील्ड अमेंडमेंट है ना ही नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट है। स्टेट चेंज हो रहा तो ये अमेंडमेंट है ही नहीं, आपको पुणे का रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ेगा, इंदौर के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। सर अगला पॉइंट बात करता है, अगला पॉइंट आपकी किसकी बात करता है? सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो भैया, अगर आप वॉलेंटरी कैंसिलेशन का एप्लीकेशन कर रहे हो, लेट से आपने एप्लीकेशन किया 1 मार्च 2026 और आप बोल रहे हो मुझे 10 मार्च 2026 से ना मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो देखो डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट मेंशन इन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी लेटर है वहां से आपका सस्पेंशन पीरियड चालू होगा। ये कब तक चलेगा? जब तक आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं होता तब तक आपका सस्पेंशन पीरियड चलेगा। ठीक है सर, जो भी आपका सस्पेंशन पीरियड है वो पीरियड में आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते। आप नॉर्मल सप्लाई करो बट टैक्सेबल सप्लाई करना अलाउड नहीं है। सर आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा सस्पेंशन पीरियड में, और आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकोगे सस्पेंशन पीरियड में। ठीक है सर, सस्पेंशन का पीरियड कब रिवोक हो जाएगा? जब आपका कंप्लीशन हो गया सारे प्रोसीडिंग का, या रिवोकेशन हो गया। रिवोकेशन कब से होगा? डेट ऑफ सस्पेंशन से होगा। मतलब समझो सर, आपने 1 मार्च को कैंसिलेशन का ऑर्डर डाल दिया, 1 मार्च 2026 आपका ऑर्डर पास हो रहा है। कब पास हो रहा है? 22 मार्च 26। तो आपका रिवोकेशन कब से माना जाएगा? 1 मार्च 26 से माना जाएगा। और आपको ये जो भी रिवोकेशन वाला पीरियड है उसके लिए इश्यू करना पड़ेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस को। जब से रिवोकेशन हो रहा वहां से 1 मंथ के अंदर इशू करना पड़ेगा। समझा? सर डिपार्टमेंट ने अगर आपके अगेंस्ट कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग चालू किया है तो आपको डिपार्टमेंट को 7 वर्किंग डेज के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना हो। अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया या अगर आपने सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा और कैंसिलेशन ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है सर, उसी के लिए एक लाइन आएगी, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन? इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन विल बी डेट मेंशन इन कैंसिलेशन ऑर्डर। ठीक है सर, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अभी आपको उसको रिवोक कराना है। क्या आप रिवोक करा सकते हो? आंसर इज यस। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिवोकेशन आप तभी करा पाओगे जब कैंसिलेशन किसने किया है? ऑफिसर ने कैंसिल किया है। मतलब सर अगर आपने वॉलेंटरी कैंसिल किया था आपका रजिस्ट्रेशन खुद होके, तो रिवोकेशन कराना पॉसिबल नहीं है। कैंसिलेशन किसने करना चाहिए था? ऑफिसर ने करना चाहिए था। सर कितना टाइम लिमिट है आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन करने के लिए? तो सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर के पास आप 90 डेज के अंदर जा सकते हो रिवोकेशन कराने के लिए। यानी कि जिस दिन कैंसिलेशन ऑर्डर मिला वहां से 90 डेज तक आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाके रिवोकेशन का एप्लीकेशन कर सकते। सर अगर ये 90 डेज में नहीं किया तो जब से 90 डेज खत्म होते वहां से और 180 डेज का आपके पास टाइम लिमिट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन कराने का। कितने दिन का टाइम है? 180 डेज। यानी कि टोटल आपके पास कितना टाइम है? 270 डेज का आपको टाइम मिलेगा यहां पे। समझा क्या? क्लियर है? सर देखो, अभी अगर आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन करना है ना, आपको सर्टेन रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझो सर, आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ रहा है 1 मार्च 2026 और आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि आपने 1 जनवरी 2025 से रिटर्न को फाइल नहीं किया था। तो इस तारीख से आप जीएसटी में क्या माने जाओगे? अनरजिस्टर्ड पर्सन माने जाओगे। बट भैया ये वाला जो पीरियड है जैन 25 से लेके मार्च 26, कहने से इस पीरियड में अभी भी आप रजिस्टर्ड पर्सन हो। तो अगर अभी आपको यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का ये करना है ना एप्लीकेशन, तो जो भी पेंडिंग रिटर्न है ये पीरियड के आपको उसको फाइल करना पड़ेगा। यानी कि रिवोकेशन का एप्लीकेशन करने के पहले आपको जैन 25 से लेके फेब 25 के जो भी रिटर्न है उसको फाइल करना पड़ेगा, या जो भी रिटर्न्स फाइल कर सकते हो वो फाइल करना पड़ेगा। सर उसके बाद में समझो आपका रिवोकेशन हो गया, 14 अप्रैल 2026,
तो ये वाला जो पीरियड था आपका कैंसिलेशन ऑर्डर से लेके रिवोकेशन डेट वाला, ये पीरियड के जितने भी रिटर्न पेंडिंग है उसको आपको फाइल करना पड़ेगा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के 30 डेज के अंदर। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के कितने दिन के अंदर? 30 डेज। देखो मैंने ना पूरी स्क्रीन दिखा दी है, चाहिए तो एक सेकंड के लिए ना इसको पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब ये डेट्स का, ठीक है। देखो ये रहा अभी आपका कंटेंट, क्या बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन ऑर्डर है, कैंसिल कर रहा है आपको करंट डेट पे और रिटर्न फाइल नहीं किए थे पुरानी डेट से, तो ये जो पीरियड है इसके सारे रिटर्न्स को आपको फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन करने के पहले। और सर जो कैंसिलेशन ऑर्डर से रिवोकेशन वाला टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड के रिटर्न्स है ना, आपको उसको कितने दिन में फाइल करना पड़ेगा? रिवोकेशन के ऑर्डर के 30 दिन के अंदर। सर अगर ये 30 डेज में नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल फॉर कैंसिलेशन, समझा? ओके सर। सर अगर बट आपका बैक डेटेड कैंसिलेशन कर दिया तो सर देखो आपका रजिस्ट्रेशन है ना आज है, मतलब आज डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास किया 1 मार्च 2026 और बोल रहे हैं हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, क्योंकि आपने पहले से रिटर्न को फाइल नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिपार्टमेंट को जाके बोलना पड़ेगा सॉरी गलती हो गई, मेरा रजिस्ट्रेशन आप रिस्टोर कर दो, यानी कि मेरे कैंसिलेशन को रिवोक कर दो। तो जब ऑफिसर ने आपके कैंसिलेशन को रिवोक कर दिया तो आपके जितने भी पेंडिंग रिटर्न है आपको उसको कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा? 30 डेज में फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपने 30 डेज में फाइल नहीं किया, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अगेन लायबल बन जाएगा कैंसिलेशन करने के लिए, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, सर अगर डिपार्टमेंट ने आपका कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया क्योंकि आपने रिटर्न को फाइल नहीं किया था, तो आपको रिप्लाई देना है 7 वर्किंग डेज के अंदर। बट सर अगर आपने 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं दिया बट अगर रिटर्न्स को फाइल कर दिया तो ऐसे माना जाएगा आपने रिप्लाई दे दिया और आपके कैंसिलेशन के प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया जाएगा। क्लियर है? ओके। हार्डली 36 मिनट्स लगी, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो गया। तो यस गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक कर दो, मेरे मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा कमेंट कर दो, चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और आपके सभी सीए इंटर के फ्रेंड जिनका अटेम्प्ट मई 26 से जैन 27 या सीए में इंटर के दोस्त जिनका अटेम्प्ट जून 26 या दिसंबर 26 में, वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।